नमस्कार, ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में अभिव्यक्ति माध्यम से राइटिंग सेक्शन से 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते थे और वो प्रश्न होते थे आलेख, रिपोर्ट और फीचर में से किसी 2 पर लिखने के लिए। लेकिन सत्र 2019-20 से इनके अंकों के वेटेज को घटा करके 3-3 अंक कर दिए गए हैं। यानी अब आलेख, रिपोर्ट और फीचर में से कोई 2 आपको 3-3 अंकों का लिखना होगा। इन अंकों को बचा करके एक लेखन से नया प्रश्न इंट्रोड्यूस किया गया है और वो है अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन। ये बड़ा ही आसान है, लेकिन चूंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि रचनात्मक लेखन करते कैसे हैं, रचनात्मक लेखन से क्या तात्पर्य है, इसलिए इस प्रश्न को परंपरागत रूप में बच्चे लिखकर चले आते हैं, जिससे कि पूरे अंक इस प्रश्न में नहीं मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि रचनात्मक लेखन होता क्या है और अप्रत्याशित विषयों पर जब रचनात्मक लेखन करते हैं तो उनमें किन बातों का ध्यान रखते हैं। रचनात्मक लेखन अन्य जो परंपरागत लेखन है उनसे किस प्रकार भिन्न है और परीक्षा में इससे किस तरह से पूछा जाता है। साथ ही इस वीडियो में हम कई उदाहरणों के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि एक ही विषय पर कैसे अलग अलग रचनात्मक लेखन किया जा सकता है और सभी अपने आप में सही होंगे और पूरे अंक मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि इसमें जुड़ा हुआ है अप्रत्याशित, इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। प्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी उम्मीद होती है और अप्रत्याशित का मतलब जिसकी उम्मीद न हो, अनएक्सपेक्टेड। सामान्यतः परीक्षा में ऐसे विषयों पर अब तक लिखने के लिए आता था जो विषय प्रत्याशित होते हैं, यानी जिस पर उम्मीद होती है। आप परीक्षा में जाते हैं तो कुछ विषयों पर आप निबंध तैयार करके जाते हैं, कुछ विषयों पर लेख या आलेख या रिपोर्ट या समाचार तैयार करके जाते हैं। तो किस आधार पे आप उन विषयों को चुनते हैं? इसी आधार पे चुनते हैं कि वो विषय समसामयिक हो। यानी आपको पता है कि सामान्यतः समसामयिक विषयों पर ही निबंध, आलेख या रिपोर्ट लिखने के लिए परीक्षा में आता है। तो ऐसे समसामयिक विषयों की आप सूची बनाते हैं, चाहे वो प्रदूषण हो गया, चाहे आतंकवाद हो गया, या विज्ञापन हो गया, या अशिक्षा हो गया, गरीबी हो गया। ऐसे विषयों को आप लिस्ट बनाते हैं और उन पर हम पहले से कुछ सामग्री तैयार करके जाते हैं और एग्जाम में उसी सामग्री को हम लिखते हैं। तो ऐसे विषयों को हम कहते हैं प्रत्याशित विषय। लेकिन क्या हो अगर किसी ऐसे विषय पर लिखने के लिए आपको आ जाए जो पहले आपने किसी भी पाठ्यपुस्तक में या कहीं भी पढ़ी ही न हो, यानी उस विषय पर पहले से आपके पास कोई सामग्री न हो। जैसे दीवार से लटकती घड़ी, छत से लटकता पंखा, आंगन का गुलाब, रेहड़ी वाला या सड़क के किनारे से गुजरता भिखारी। इस तरह के विषय आ जाएं या कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड विषय आ जाएं, जैसे बारिश की पहली बूंद, जैसे जब मैं उसे पहली बार मिला, या मेले में पहली बार। इस तरह के बिल्कुल नए तरह के विषय आ जाएं जिन पर पहले न तो आपने कहीं पढ़ा है और न आपके पास पहले से इस पर कोई कंटेंट या सामग्री है, कोई जानकारी है। तो ऐसे ही विषयों को कहते हैं अप्रत्याशित विषय। अब आप कहेंगे ऐसे विषयों पर तो लिखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे विषयों पर तो कहीं सामग्री मिलती ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसे विषयों पर लिखना बहुत ही आसान होता है। वैसे तो इस तरह के अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन जो है वो 2 तरह के लोग करते हैं। या तो ऐसे लोग जो बिल्कुल मजे मजाए खिलाड़ी हों, अच्छे और कुशल प्रतिष्ठित लेखक हों, तो ऐसे लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और नहीं तो ऐसे लोग इस तरह का लेखन करते हैं जो अभी लेखक बनने की प्रक्रिया में हैं, जो लिखना सीख रहे हैं। जैसे एक बच्चा
अगर किसी पहलवान के पास जाता है और कहता है कि मुझे पहलवानी सीखनी है, तो ऐसा नहीं कि उस्ताद जो है उसे अखाड़े में ले आकर सीधे एक मजे हुए पहलवान से लड़ा देता है। पहले उस्ताद उसे कहता है कि आप वार्म अप सीखिए, थोड़ा एक्सरसाइज करो, और थोड़ा सा कुश्ती के जो पैटर्न हैं उनको आप देख देख करके सीखो। तो वो बच्चा अखाड़े के बाहर खड़े होकर के दूसरों को लड़ते हुए देखता है, थोड़ा अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करता है, पुशअप करता है, डंबल करता है और वार्म अप करता है। तो ये कुछ उसी तरह का लेखन है। जब एक नया लेखक लिखना सीख रहा होता है तो उसे किन चीजों की जरूरत होती है, उनका अभ्यास कराने के लिए अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन कराया जाता है। ये रचनात्मक लेखन होता क्या है, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो विस्तार से बना रखा है कि लेखन कितने तरह का होता है, पत्रकारीय लेखन क्या है, रचनात्मक लेखन क्या है, कार्यालयी लेखन क्या है, रचनात्मक लेखन के कितने रूप होते हैं, कार्यालयी लेखन के कितने रूप होते हैं, पत्रकारीय लेखन के कितने रूप होते हैं। इस पर एक बिल्कुल अलग वीडियो है जिसे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, तो इसे समझने में आपको मदद मिलेगी। हम यहाँ पर सीधे चलते हैं कि अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन से क्या तात्पर्य है, इस पर हम चलते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त करने की एक चुनौती है। अब इसे समझिए, अप्रत्याशित का हमने अर्थ समझा दिया कि कोई भी ऐसा विषय जिस पर पहले से आपको रटी रटाई सामग्री उपलब्ध न हो, बिल्कुल नई हो, जो परंपरागत विषयों से हट करके हो, ये हो गया अप्रत्याशित विषय। तो ऐसे विषयों पर जब बहुत ही कम समय में हम सोच विचार करके अपने विचारों को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके बहुत ही सुंदर और सजीले तरह से अभिव्यक्त करते हैं, तो इसी को कहते हैं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। लेकिन कह रहा है कि यह एक चुनौती है। चुनौती क्यों है? क्योंकि सामान्यतः इंसान की प्रवृत्ति होती है किसी विषय पर वो पहले से इकट्ठा की हुई सामग्री का ही सहारा लेता है। हर इंसान बचपन से ही तमाम सारी चीजें सीखता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है, देखता है, सुनता है, और इस तरह से बहुत सारी जानकारी उसके भीतर रहती है। लेकिन जब कहा जाए कि आप उस जानकारी को लिखित रूप में व्यक्त कीजिए तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की आदत हो गई है कि पहले से दूसरे की लिखी हुई चीजों को पढ़ना, उसे रटना, याद करना, समझना और उन्हीं चीजों को लिखित रूप में व्यक्त करना। अपने विचारों को मौलिक रूप से लिखने की तैयारी व्यक्ति की नहीं होती है, इसीलिए व्यक्ति हिचकता है। और इसी हिचक को दूर करने के लिए, इसी हेजिटेशन को दूर करने के लिए अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन किया जाता है। एक व्यक्ति के भीतर लेखक बनने की जो आंतरिक क्षमता है उसको जागृत किया जाता है, और इसी जागृत करने के लिए अभ्यास के रूप में इस तरह के लेखन को शुरू किया जाता है। अब अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन करने की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम सीधे उदाहरण पर चलते हैं और उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से रचनात्मक लेखन किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उस पर अपने विचार रखे जा सकते हैं। और इस तरह के लेखन के लिए पहले से रटी रटाई सामग्री की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती। पहला पॉइंट है कि यह एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसके लिए पहले से निर्धारित किसी शैली की बाध्यता नहीं होती है। अब इसमें समझिए सृजनात्मक का मतलब क्या होता है। सृजनात्मक का मतलब जिसमें हम कुछ रचना करते हैं, जिसमें कुछ निर्माण करते हैं, यानी पहले से कोई बनी बनाई चीज ना हो, हम खुद अपने विचारों और अपनी कल्पनाओं को जोड़ करके जब कोई ढांचा तैयार करते हैं तो वो होता है सृजनात्मक लेखन। दूसरा है आत्मनिष्ठ लेखन। आत्मनिष्ठ का उल्टा होता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऐसी जानकारी जो सभी लोगों के लिए इनवेरिएबल हो, एक जैसी हो। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये सूचना सभी के लिए एक जैसी है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बताएगा, कोई तीसरा बताएगा, कोई चौथा बताएगा, सबके लिए एक जैसी। इसको कहते हैं तथ्य। तो ऐसे लेखन में जिसमें तथ्यों पर जोर दिया जाए उसको वस्तुनिष्ठ लेखन कहते हैं। जैसे पत्रकारीय लेखन, पत्रकार एक समाचार लिखता है,
एक रिपोर्ट लिखता है, उसमें केवल तथ्यों को ही वह शामिल कर सकता है, अपनी राय, अपनी विचार, अपनी कल्पना को पत्रकार शामिल नहीं कर सकता। केवल जो सच्चाई है, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसी को लेखन में शामिल करेगा, तो उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ लेखन। लेकिन यह एक आत्मनिष्ठ लेखन है, मतलब इसमें लेखक अपनी कल्पना, अपनी विचार, अपनी राय को पूरी तरह से शामिल कर सकता है, आजादी है पूरी तरह से, इसीलिए इसको कहा गया आत्मनिष्ठ। तो सृजनात्मक मतलब जिसमें निर्माण करना है, कुछ रचना करना है, और आत्मनिष्ठ का मतलब कभी अपनी कल्पना को इसमें डाल सकता है, अपने विचारों को इसमें डाल सकता है। इसके लिए पहले से निर्धारित किसी शैली की बाध्यता नहीं होती है। जनरली आपको एग्जाम में दिया जाता है कि आप निबंध लिखिए, आलेख लिखिए, रिपोर्ट लिखिए। तो निबंध, आलेख, रिपोर्ट, समाचार, ये सब अलग अलग लेखन की शैलियां हैं। लेकिन अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की कोई निश्चित शैली की बाध्यता नहीं होती। लेखन की हर शैली की हर शैली का कोई न कोई एक फॉर्मेट होता है। जैसे समाचार एक शैली है, तो वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, उसकी एक बाध्यता है कि उल्टा पिरामिड शैली में ही समाचार लिखा जाएगा। लेकिन सृजनात्मक लेखन की कोई बाध्यता नहीं होती है। आप किसी भी तरह से लिखना शुरू कर सकते हैं और किसी भी तरह से समाप्त कर सकते हैं, बल्कि आपके लेखन में जितनी ज़्यादा विविधता होगी और जितने नए नए अंदाज, जितने क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितने नए तरीके से आरंभ और अंत कर सकते हैं अपने लेखन का, अपनी कितनी रचनात्मक प्रतिभा को उसमें दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है, ऐसे लेखन के लिए परंपरागत विषयों से अलग ऐसे विषयों का चयन किया जाता है जिस पर लिखने के लिए पहले से उपलब्ध सामग्री की बजाय मौलिक चिंतन और विचारों को आवश्यकता होता है। ये हमने पहले ही बता दिया। इसमें जो विषय होते हैं वो ऐसे परंपरागत विषय नहीं लिए जाते, जैसे आतंकवाद। अब आतंकवाद पर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप वही लिखने लगेंगे कि आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है, आतंकवाद कहते किसको हैं, आतंकवाद के कितने प्रकार होते हैं, आतंकवाद पहली बार कब पैदा हुआ, कौन कौन से देश के राज्य आतंकवाद से प्रभावित हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सूचनाएं आप अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, आप कहीं न कहीं किताब में पहले से इसको पढ़े हुए हैं। तो जब कभी आप पहले से पढ़ी हुई सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वो निश्चित रूप से अप्रत्याशित विषयों पर लेखन नहीं कहलाएगा, वो रचनात्मक लेखन नहीं कहलाएगा। अगर आपको प्रदूषण पर लिखना है तो आप सीधे वही चीज़ें लिखेंगे जो आप कहीं न कहीं पढ़ रखे, जैसे प्रदूषण कहते किसको हैं, प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, प्रदूषण किन किन चीज़ों से फैल रहा है, कितना भारत में कौन कौन से नगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, प्रदूषण कितने प्रकार का है और इस प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं। और जाहिर सी बात, ये जो कुछ भी आप लिखेंगे वो सब कुछ कहीं न कहीं पहले से पढ़ रखा है। तो जब आप पहले से पढ़ी हुई सामग्री को इस्तेमाल करेंगे तो वो रचनात्मक लेखन नहीं हुआ। आप जब अपनी कल्पना, अपने विचार से सामग्री को लिखते हैं, तैयार करते हैं, तो वो होता है रचनात्मक लेखन। तो ये जो रचनात्मक लेखन है पूरी तरह से मौलिक चिंतन और विचारों पर आधारित होता है, इसमें पहले से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, ऐसे लेखन के लिए वस्तुनिष्ठ या तथ्यात्मक जानकारियों की बाध्यता नहीं होती है, बल्कि मौलिक कल्पना और चिंतन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी बात को, ऊपर वाले पॉइंट को ही थोड़ा और एक्सप्लेन करके इसमें बताया गया है। वस्तुनिष्ठ जानकारी किसे कहती है हमने बता दिया, ऐसी जानकारी जो तथ्य हो, जो फैक्ट हो और जो सभी के लिए एक जैसी हो, उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ जानकारी। इसमें वस्तुनिष्ठ या तथ्यात्मक जानकारी की जरूरत नहीं होती है, या यूं कहें कि बाध्यता नहीं होती। अगर आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है तो थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन आपके तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ जानकारियों पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी मौलिक कल्पना और मौलिक चिंतन पर आपको नंबर मिलेंगे। तो इसलिए जब भी आप ऐसा लेखन करते हैं तो इसमें आपको अपनी कल्पना और अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा दिखाना है, न कि पहले से रटी रटाई सामग्री या तथ्य या सूचना को उसमें डालना है। अगला पॉइंट है, लेखन में विषय के अनुरूप एक या एक से अधिक कोणों से विचार किया जा सकता है। ये कोण क्या होते हैं? किसी भी विषय पर विचार करने के कई एंगल हो सकते हैं, कई कोण हो सकते हैं। जैसे आप गुलाब के फूल पे लिख रहे हैं तो गुलाब के फूल पर आप सौंदर्य के एंगल से आप सोच सकते हैं।
गुलाब के फूल पर आप फिलॉसफी के एंगल से सोच सकते हैं कि गुलाब जो है कितना खूबसूरत होता है लेकिन कांटों से घिरा रहता है, यानी अच्छी चीज के चारों तरफ तमाम बाधाएं होती हैं, तमाम कांटे होते हैं। इस तरह के फिलॉसफिकल एंगल से सोच सकते हैं थोड़ा सा, या सामान्य वर्णन के नजरिए सोच सकते हैं कि कितना कोमल है, कितना रंगीन है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। यानी किसी विषय को 50 एंगल से सोचा जा सकता है, उसको व्यंग के नजरिए से देखा जा सकता है, उसको याददाश्त के नजरिए से देखा जा सकता है, अलग अलग तरह की कल्पनाएं की जा सकती हैं, तमाम एंगल से सोचा जा सकता है। तो जब भी आप रचनात्मक विषयों पर लेखन करते हैं तो किसी एक एंगल से या एक से अधिक एंगल से आप सोच सकते हैं। अभी हम उदाहरण में बताएंगे, एक ही विषय पर हम 3-3 उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे एक ही विषय पर अलग अलग एंगल से सोचा जा सकता है और अपने विचारों को लिखा जा सकता है। भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। रचनात्मक लेखन की भाषा सरल हो ये जरूरी नहीं है, लच्छेदार होनी चाहिए, अट्रैक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, लच्छेदार भाषा होनी चाहिए, लेकिन विषय के अनुरूप होनी चाहिए। विषय के अनुरूप से क्या तात्पर्य है? जैसे अगर क्रिकेट के ऊपर लिख रहे हैं तो क्रिकेट की जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई विषय की चर्चा कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स होते हैं वो टर्म्स उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये हो गया विषय के अनुरूप भाषा। साथ में विचारों में प्रवाह, सुसंबद्धता और तारतम्यता होनी चाहिए। अभी विचारों में प्रवाह क्या होता है, सुसंबद्धता क्या होती है, तारतम्यता क्या होती है, इन 3 शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं रुक करके। प्रवाह शब्द जैसे नदी की धारा क्या लगातार बहती है, उसको प्रवाह कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहीं गड्ढा होता है और पानी वहां गोल गोल घूमने लगता है, भंवर बन जाता है। तो ऐसे ही लिखते समय आपके लेखन में प्रवाह होना चाहिए, यानी हर वाक्य में आपको नई नई बातें कहते हुए जाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई नया विचार नहीं है तो हम एक लाइन में जो बात कहते हैं दूसरे लाइन में उसी बात को घुमा करके अलग अंदाज में कहते हैं, तीसरे लाइन में फिर उसे किसी और अंदाज में कहते हैं। ऐसा लेखन में नहीं चलता है। हाँ, शिक्षक आपको पढ़ाते हुए जब समझा रहा होता है तो उसके साथ ऐसा चल सकता है कि वो एक ही बात को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से घुमा घुमा करके नए नए तरीके से समझा रहा हो, क्योंकि 50 बच्चे होते हैं क्लास में और कौन सा बच्चा किस अंदाज में समझेगा ये नहीं पता होता है। इसलिए शिक्षक एक ही बात को घुमा घुमा कर नए नए तरीके से कहता है। लेकिन लेखन में ऐसा नहीं चलता है। लेखन में हर वाक्य में आपको नई नई बात कहनी है, इसी को कहते हैं प्रवाह। अगला शब्द है सुसंबद्धता। सुसंबद्धता का मतलब है कि आप अपने लेखन में जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं वो सभी बातें आप जिस विषय पर लेखन कर रहे हैं उससे जुड़ी होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। अब इस कनेक्टेड होने का मतलब ये नहीं कि आप विषय के आसपास ही घूमते रहें। उदाहरण के तौर पे कक्षा 12वीं में एनसीईआरटी का जो आधार पाठ्यक्रम की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक सीरीज के फूल, इस सीरीज के फूल से आप ये समझते होंगे कि उस पाठ में जो भी चर्चा की हो गई सब कुछ सीरीज के फूल के बारे में। ऐसा नहीं है। सीरीज के फूल की चर्चा करते करते लेखक ने सीरीज के फलों की चर्चा की है, उसके डालियों की चर्चा की है, आधुनिक नेताओं की चर्चा की है, पुराने जमाने के कवियों की चर्चा की है, नए कवियों की चर्चा की है, कुछ राजनेताओं की चर्चा की है और भारतीय संस्कृति की चर्चा की है, गांधी जी की चर्चा की, यानी तमाम अलग अलग बातों पे चर्चा की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी बातें बिल्कुल अलग हैं। इन सभी बातों को कहीं न कहीं सीरीज के फूल से लेखक ने जोड़ा है। तो इस तरह से आप किसी विषय पर लिख रहे हैं तो उसमें चाहे जितने भी तरह की बातें करें लेकिन सभी बातें उसके शीर्षक से कहीं न कहीं लिंक होनी चाहिए। इसी को कहते हैं सुसंबद्धता। उसके बाद अगला शब्द है तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता का मतलब होता है तालमेल, आपस में तालमेल। तालमेल कैसे कि एक लेखन के भीतर भी आप हर पंक्ति में या हर पैराग्राफ में जो बात कह रहे हैं वो बातें भी आपस में जुड़ी होनी चाहिए। यानी सभी बातें मिला करके जो शीर्षक है उससे तो जुड़नी ही चाहिए, परस्पर अंदर की जो बातें वो भी एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन में तो आप राजनीति की बातें कर रहे हैं और अगले लाइन में आप पर्यावरण की बातें करते रहें और दोनों में कोई जुड़ाव नहीं है। आप विषय को बदल सकते हैं, अपनी बात के कॉन्टेक्स्ट को, रेफरेंस को बदल सकते हैं, लेकिन वो आपस में जुड़ी होनी चाहिए। तो ये विशेषता होनी चाहिए कि भाषा जो है वो विषय के अनुरूप होनी चाहिए, आकर्षक या लच्छेदार होनी चाहिए, उसमें प्रवाह होना चाहिए, सुसंबद्धता होनी चाहिए और तारतम्यता होनी चाहिए।
अब ये तो हो गई विशेषताएं, इन विशेषताओं को हम उदाहरणों में समझते हैं। लेकिन उदाहरण देखने से पहले हम देखते हैं कि रचनात्मक लेखन करने के लिए कौन कौन से आधारभूत तत्व जो है वो जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है मौलिक चिंतन। जब भी हम रचनात्मक लेखन करते हैं तो हमें मौलिक चिंतन करना, मौलिक चिंतन मतलब ओरिजिनल अपनी थिंकिंग को उसमें रखना है। दूसरा है कल्पनाशीलता, हमारे भीतर कल्पनाशीलता का गुण होना चाहिए। हम जिस विषय पर लिखना है उस पर थोड़ा ठहर करके, रुक कर थोड़ा कल्पना करें, और जो कुछ भी हमारी कल्पना में आता है उसी को हम संगठित करके लिखेंगे। रचनात्मक में पहले से रटी रटाई सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उस पर कल्पना करेंगे विषय पर, और जो कुछ हमारी कल्पना में आता है उसी को लच्छेदार भाषा में लिखेंगे, तो वो रचनात्मक लेखन होगा। इसके बाद तीसरी चीज है स्मृति। हम अपनी स्मृति से भी जोड़ सकते हैं। जो विषय है उस विषय पर हमारी कोई स्मृति है, जैसे हमें रेडी वाले पर आ गया लिखने के लिए, कोई सब्जी वाला पर लिखने के लिए आ गया, तो अब किसी सब्जी वाले का दृश्य हमारे दिमाग में आ रहा है और उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं, कुछ विचार हैं, तो उनको भी हम समेट करके लिख सकते हैं। तो स्मृति का यहाँ मतलब है खुद के अनुभवों पर आधारित स्मृति। ऐसी स्मृति नहीं कि सब्जी वाला के ऊपर कोई कहानी आपने पढ़ रखी है किसी किताब में, या सब्जी वाला के ऊपर कोई निबंध पढ़ रखा है किसी किताब में, तो आप उसको याद करके लिखने लगे। किताब में पढ़ी हुई रटी रटाई चीज नहीं लिखनी है, वो स्मृति से मतलब नहीं है। स्मृति से मतलब खुद के अनुभवों पर आधारित स्मृति जो है उससे मतलब है यहाँ पर। और चौथी चीज है भाषा पर पकड़। भाषा पर पकड़ तो हर तरह के लेखन के लिए जरूरी होता है, चाहे आप रचनात्मक लेखन कर रहे हो या पत्रकारी लेखन कर रहे हो। जिस भाषा में लिखते हैं उस भाषा के शब्द भंडार, उस भाषा के मुहावरे, उस भाषा को प्रयोग करने का सलीका, इस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आपका लेखन अच्छा होगा। यानी किसी को भी रचनात्मक लेखन करने के लिए मौलिक चिंतन होना चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, स्मृतियों का सहारा लेना चाहिए, अपने अनुभव से जुड़े स्मृतियों का, और भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। अब हम सीधे चलते हैं उदाहरण के ऊपर। पहला उदाहरण हम देते हैं। मान लीजिए आपका शीर्षक है दीवाल घड़ी, और परीक्षा में 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे इस पर दीवाल घड़ी पे लिखते हैं रचनात्मक लेखन। तो तीनों बच्चों का जो लेखन है कोई एक जैसा हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सबके सोचने का जो एंगल होता है, जो तरीका होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला बच्चा अगर दीवाल घड़ी पे लिखता है तो वो क्या लिखता है। दिवाली का दिन था, ढेर सारे सामानों के साथ बाजार से लौटे पिताजी ने एक डिब्बे को खोला। उसमें से जैसे ही गोल सुनहली दीवाल घड़ी निकाली, मेरी आंखें चमक उठी थी। यह मेरे घर की पहली दीवाल घड़ी थी। मैंने तुरंत अपनी बहनों सोनू, मोनू और भैया बंटी तथा मम्मी को इसकी सूचना दी। फिर क्या था, हर कोई भवन शास्त्र से लेकर के सौंदर्य शास्त्र तक का हवाला देते हुए घड़ी को टांगने के बारे में अपनी अपनी राय देने लगा। घड़ी यहाँ टंगनी चाहिए, नहीं वहाँ टंगनी चाहिए, कील ऐसे ठोकी जानी चाहिए, नहीं वैसे ठोकी जानी चाहिए, घड़ी हाथ की पहुँच में होनी चाहिए, नहीं पहुँच से बाहर होनी चाहिए। ये सारी बहस हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रही, और सर्वसम्मत से किसी एक फार्मूले पर जब तक निर्णय हुआ तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगने की कोशिश में कीलों के निशान छूट चुके थे। अगले साल दिवाली पर उन गड्ढों के भरे जाने तक वह दीवाल घड़ी ऐसे स्थापित रही जैसे तारों के बीच में चमकता चंद्रमा। हालांकि चांद तो अब भी है, लेकिन तारे नहीं हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग चांद और सूरज को देखकर ही समय का अनुमान लगाते थे। आज हर घर में एक चांद है जो समय बताता है। कितना अजीब है कि जो हर पल टिक टिक करके समय के बीतते जाने का बोध कराता रहता है, वही स्मृतियों के रूप में वर्षों बाद भी हमारे मन में स्थिर बना हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा दीवाल घड़ी के ऊपर लिखा हुआ ये जो रचनात्मक लेख है ये स्मृति पर आधारित है। यानी जो पहला बच्चा इस पर लिख रहा है वो अपनी स्मृति
से याद करके, रिकॉल करके लिख रहा है कि उसके घर जब पहली घड़ी आई थी तो किस तरह का माहौल था, कैसे लोग उत्साहित थे, उस घड़ी को कैसे दीवार में टांगा जाए, कैसे कैसे राय दे रहे थे, उस घटना को वो याद करके थोड़ा सा लच्छेदार भाषा में लिखता है। अब आपको बिल्कुल लग रहा होगा कितना आसान काम है, इसमें पहले से रटी रटाई जानकारी की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था, पहली बार घड़ी किस देश में बनाई गई, घड़ी का आविष्कार किस सन में हुआ, या घड़ी कितने तरह की होती है, भारत में घड़ी की शुरुआत कब हुई। ऐसे फैक्ट जानकारियों को आप बिल्कुल नहीं लिखना है। इसमें आपको अपनी कल्पना के सहारे लिखना है, या तो अपनी याददाश्त के सहारे लिखना है, अपने विचारों के सहारे लिखना है। तो ये हो गया एक रचनात्मक लेखन। अब इसी विषय पर, इसी दीवाल घड़ी नामक विषय पर दूसरा बच्चा लिखता है, तो उसको देखिए कैसे लिखता है। वह मेरे ठीक सामने है, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई। हालांकि कील दिखती नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि कील पर उसके टंगे होने का प्रमाण नहीं है। तर्कशास्त्रियों ने तो अनुमान को भी प्रमाण माना है। धुएं को देखकर आग के होने की संभावना पक्की हो जाती है। इस प्रकार यह मान लेने में कोई संशय नहीं है कि घड़ी दीवार पर कील के सहारे ही टंगी है। वह अपनी जगह पर स्थिर है, पता नहीं कब से, लेकिन चल रही है। उसकी सुइयां लगातार एक चक्रीय पथ पर गतिशील हैं। चक्र यानी वृत्त, जिसकी न कोई शुरुआत होती है न कोई अंत होता है। इस प्रकार इन सुइयों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय अनादि है और अनंत है। घड़ी को दीवार पर बिठाकर मानो उसे यह बताते रहने की जिम्मेदारी दी गई है कि समय लगातार बीत रहा है, पर खत्म होने के लिए नहीं। कितना अजीब है, ऐसा लगता है जैसे किसी बर्तन से लगातार पानी गिर रहा है, लेकिन न पानी कम हो रहा है और न बर्तन खाली। गौर करें तो पता चलेगा कुछ भी अजीब नहीं है। समय अनाद और अनंत है, पर खुद के लिए, हमारे लिए नहीं। घड़ी के चक्र में हर थोड़ी थोड़ी दूर पर जो लकीरें हैं, वे समय के कृत्रिम खंड ही तो हैं, जो हमें बताते हैं कि हर इंसान, हर चीज या हर काम का अपना समय होता है। वह शुरू भी होता है और खत्म भी। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह बहुचर्चित जुमला, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो लेख है थोड़ा आपको समझने में कठिन लगा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें घड़ी के बारे में एक फिलोसफिकल एंगल से सोचा गया है। घड़ी को देख करके जो लेखक है वो एक फिलोसफर की तरह से सोच रहा है कि घड़ी जो है समय का सिंबल है, और घड़ी गोल होती है, और गोल चीज का कोई आदि और अंत नहीं होता है। तो इसी तरह से समय का भी कोई आदि और अंत नहीं है, समय अनादि और अनंत है। लेकिन ये समय जो आदि और अनंत है वो अपने लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के लिए तो समय आरंभ भी होता है और शुरू भी होता है। हम जीवन में कुछ भी करने जाते हैं तो उसका एक निर्धारित समय भी होता है, और उसको खत्म करने का भी निर्धारित समय होता है। परीक्षा में हम बैठते हैं तो भी परीक्षा के शुरू होने का एक निर्धारित समय होता है, खत्म होने का भी निर्धारित समय होता है। तो समय चाहे भले ही आदि, अनादि या अनंत हो, लेकिन इंसान के लिए वह बड़ा ही एक छोटा सा पल होता है। और इसको घड़ी के बीच जो छोटी छोटी लकीरों में अलग अलग कॉलम बंटे हुए हैं, उनके माध्यम से वो समझा रहा है। तो कुल मिलाकर घड़ी के बारे में ये जो कोण है, ये जो एंगल है, इसको कहेंगे फिलोसफिकल एंगल। और इसमें लेखक ने कल्पना का सहारा नहीं लिया, चिंतन का सहारा लिया है, बौद्धिक चिंतन का सहारा लिया है। तो इसके पहले वाले लेखन में स्मृति का सहारा लिया गया, और इसमें किसका सहारा लिया गया? बौद्धिक चिंतन का सहारा लिया गया है। तो ये फिलोसफिकल एंगल से लिखा हुआ लेख बन गया। अब इसी विषय पर अगर तीसरा विद्यार्थी लिखता है तो वो किसी और एंगल से लिख सकता है। आइए देखते हैं और क्या एंगल हो सकता है। हल्की गुलाबी रंगत से सराबोर समतल दीवार के बीचों बीच गोल सुनहली घड़ी किसी नव विवाहिता के माथे पर सजी बिंदी की याद दिलाती है। कमरे के चारों दीवारों पर
कहीं और कुछ भी नहीं, न कोई पेंटिंग, न कोई कैलेंडर, बस एक गोल सुनहली टिक टिक करती घड़ी, स्थिर किंतु निरंतर चलायमान। उसकी अनथक चलती सुइयां शांत कमरे में स्थिर दीवारों के बीच एक जीवंत स्पंदन भरती हैं। दीवारों की खामोशी और स्थिरता के बीच वह ऐसी दिखती है मानो कोई बच्चा चुपचाप बैठे रहने की सजा निभा रहा हो, पर उसकी चंचल आंखें लगातार बोल रही हों। हाँ, घड़ी बोल रही है, न हिंदी में न अंग्रेजी में, बल्कि एक ऐसी जबान में जिसे धरती पर रहने वाला हर समझदार इंसान समझता है। कुछ ज़्यादा नहीं उसके पास कहने को, वह तो सिर्फ इतना कहती है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। इसके सामने गरीब अमीर, बड़े छोटे सब बराबर हैं। बात बड़ी है और समझने की भी, भले ही इसकी सुइयां हमारी लेखनी से भी छोटी हों। बस एक बात अखरती है, लगाने वाले ने घड़ी को ऐसी जगह लगाया कि उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ पीठ करनी पड़ती है, और खिड़की से दुनिया को देखो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से इसमें आपने देखा होगा कि एक ही विषय पर दो एंगल से सोचा गया है। पहले अनुच्छेद में थोड़ा सा कल्पना की गई है। कल्पना क्या की गई है कि घड़ी को देख करके एक सामने दीवार है जो पिंक कलर का या गुलाबी रंग का दीवार है समतल, उस पर केवल एक घड़ी गोल सी लटकी हुई है, दीवारों पर अन्य कोई भी कैलेंडर या पेंटिंग वगैरह नहीं है। तो ये एक नव विवाहिता, एक दुल्हन के माथे पर सजी हुई बिंदी की तरह से नजर आ रहा है। ये क्या है? कल्पना, यानी कल्पना का सहारा लिया गया है। लेकिन वहीं पर दूसरे अनुच्छेद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें समय के ऊपर थोड़ा सा फिलोसफिकल तरीके से सोचा गया है कि घड़ी बहुत कुछ नहीं कहती है, लेकिन इतना जरूर कहती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। घड़ी जो बोलती है वो किसी भाषा में नहीं बोलती, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में, फिर भी घड़ी जो चीज़ बता रही होती है वो दुनिया का हर इंसान समझता है, यानी समय को हर इंसान महसूस करता है, समझता है। और ये जो घड़ी है, ये जिस समय को बता रही है वो समय गरीब अमीर सबके लिए एक जैसा होता है, वो समय के सामने सब एक बराबर हैं। तो इस तरह से फिलोसफिकल अंदाज में भी सोचा गया, यानी एक ही विषय पर एक बच्चा तो स्मृतियों के आधार पर सोच के लिख रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो अपने बौद्धिक चिंतन या विचारों के आधार पर सोच करके फिलोसफिकल अंदाज में लिख रहा है, और तीसरा बच्चा अपनी कल्पना के सहारे सोच करके एक सुंदर सा चित्रात्मक भाषा में वर्णन कर रहा है, और फिर दूसरे पैराग्राफ में बौद्धिक चिंतन करके फिलोसफिकल अंदाज में भी वर्णन कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सृजनात्मक लेखन में हम कई एंगल से सोच सकते हैं, और अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग एंगल से सोच करके अलग अलग तरीके का लिख सकते हैं। इसलिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये इसीलिए यह लेखन बिल्कुल आसान हो जाता है। बस आपके भीतर थोड़ी सी रचनात्मकता होनी चाहिए, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए ताकि आप लच्छेदार भाषा में लिख सकें, आपके भीतर कल्पनाशीलता होनी चाहिए, और आपकी स्मृतियां तेज तर्रार होनी चाहिए, थोड़ा बौद्धिक रूप से सोचने का आपके पास एक सोचने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें पहले से रटी रटाई सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और इसी से ये जो लेखन है बहुत ही आसान हो जाता है। और पूरे 5 नंबर का ये परीक्षा में पूछा जाता है। रचनात्मक लेखन पिछले साल से पूरे 5 नंबर का पूछा जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते। परीक्षा में इस प्रश्न पर लिखने से पहले आपको थोड़ा ठहर करके अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाना है, अपने विचारों के घोड़े दौड़ाना है, थोड़ा सोचना है, और फिर जो कुछ भी आपको अपनी कल्पना में नजर आता है, जो कुछ भी आपके विचारों में आता है, उसी को समेट कर लच्छेदार भाषा में आपको लिखना है। अक्सर आपके स्कूल में तमाम लेखन प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जैसे कविता लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन। जो बच्चे मौलिक रूप से उसको लिखते हैं, ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, तो उनकी ये क्षमता ज़्यादा विकसित होती है और वो तुरंत ही बना लेंगे। और मुश्किल से 2 पैराग्राफ आपको लिखना है, 5 नंबर का है, लेकिन आपको इस 5 नंबर का 1 से 1.5 पेज में लिखना है, 2 से 3 पैराग्राफ आपको लिखना है। अगर 1 पेज भी लिखते हैं तो भी बहुत है, लेकिन याद रखिए इसमें रटी रटी सामग्री अगर आप लिखते हैं तो उस पर आपको नंबर
नहीं मिलेगा। आपको पूरी तरह से अपनी कल्पना और अपने विचारों को ही इसमें लिखना है। हालांकि रचनात्मक लेखन के लिए जो विषय चुने जाते हैं वो बिल्कुल नए विषय होते हैं, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में हो सकता है कि परंपरागत विषय पर भी रचनात्मक लेखन करने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं उनकी भी आदत बनी हुई है कि उसी तरह के विषयों को, वही परंपरागत विषय, आतंकवाद, प्रदूषण, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी या ऐसे परंपरागत विषयों को ही देने की आदत बन गई, तो उसी तरह का प्रश्न इसमें भी डाल देते हैं, उसी तरह के विषय इसमें भी डाल देते हैं। लेकिन आप भले ही विषय परंपरागत हो, लेकिन जब आप उस पर लिखेंगे तो आप अपनी मौलिक चीज, अपनी ओरिजिनल कल्पना, ओरिजिनल विचार को लिखेंगे, न कि रटी रटाई पहले से सामग्री को लिखेंगे, क्योंकि इस लेखन की यही खास विशेषता है। एग्जामिनर आपकी मौलिकता को देखना चाहता है, अपनी आपकी कल्पना को, आपके अपने विचारों को देखना चाहता है, न कि आपने किताबों में क्या पढ़ा है उसको देखना चाहता है। तो ये रहा रचनात्मक लेखन। आप इसी विषय पर अपनी कल्पना से कुछ लिखने का प्रयास कीजिएगा और इस तरह के नए नए विषयों पर कुछ लिखने का प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, तो देखिएगा बहुत सारे विचार आपके मन में, बहुत सारी कल्पनाएं आपके मन में आएंगी और निरंतर अभ्यास करते रहे तो आप एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।